गुड आफ्टरनून। भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति थी। ठीक है, हम लोगों ने संवेगात्मक बुद्धि देख रखा है, क्या है समझ में आ गया है। उसकी कुछ विशेषताओं को देखते हैं, उसका स्पष्टीकरण देखते हैं। तब लगता है किसी एक ने ही लिखा है। पूछ रहा है सर, क्लास में लेट आना नैतिक है या अनैतिक? तो जानबूझकर लेट आना अनैतिक है। और अगर परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि लेट होना विवशता है तो उसको हम लोग नैतिक तो नहीं कहेंगे, मगर अनैतिक नहीं कहेंगे। क्लियर? बोलो क्लियर। तो कितना सोच समझ के लिखा है। सवाल ये पूछना चाहिए कि घर से पैसा मंगा रहे हैं, 5 साल तक पैसा मंगाना नैतिक है कि 10 साल तक मंगाना नैतिक है? ये स्वर्णो, कितने समय तक पैसा मंगाना नैतिक माना जाएगा? 2 साल या 3 साल? कितने साल? इसका मतलब तीसरे साल में अगर कोई चला गया है तो अनैतिक काम। इस पे चिंतन करना चाहिए। ये स्वर्णो, कितने साल तक पैसा मंगाना नैतिक दृष्टिकोण से उचित है? क्लियर है? ठीक है, ये बहकी बहकी बातें बोल रहा है, इमोशनल हो गया है। कोशिश के बावजूद क्या क्या लिखा है, भुला नहीं पाया तो ये नहीं कर पाया। ये दर्द भरे नगमे लिख रहा है। अच्छा, दूसरों के प्रति आकर्षण को कैसे नियंत्रित किया जाए? आईएएस बन जाओगे सब ठीक हो जाएगा। आईएएस बनने के बाद ही ठीक होगा, उसके पहले तो। पूछ रहा है कि मनुष्य में संवेग नहीं होगा तो दूसरे से प्रेम कैसे करेगा? प्रेम करो मगर प्रेम में अंधे मत हो जाओ, प्रेम में भाव विह्वल मत हो जाओ। प्रेम के साथ साथ दिमाग भी काम करना। प्रेम को ऐसा नहीं कहोगे अनुचित है। मान लो प्रेम करे और भाव विह्वल हो गए, घर से दोनों निकल गए, ठिकाना कुछ है नहीं, ठौर ठिकाना है नहीं, घर से निकल जाते हैं। जब दुनिया की सच्चाई का सामना होता है तो सारा प्रेम जो है ना, निकल जाता है। समझ में आया? तो शुरुआत में लोग बली बली ख्वाब देखते हैं, ताजमहल बना देंगे। बाद में पता चलता किराए देने में दिक्कत है। ताजमहल तो बाद में बनाएगा, किराए का पैसा भरने में दिक्कत हो जाती है। मगर शुरुआती दौर में ये दशा रहती है। तो प्रेम ठीक है, आवश्यक है। और हम प्रेम से विह्वल होके कई बार बहुत अच्छा काम करते हैं। सारे प्रेम नकारात्मक भी हो सकता है, प्रेम सकारात्मक भी हो सकता है। क्रोध कैसा प्रेम, क्रोध कैसा संवेग है। और प्रेम को हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों में रख सकते हैं। प्रेम का आशय क्या है, सवाल एक बार निबंध में पूछा जा चुका है। इस निबंध में एक सवाल था, इसमें है क्या निबंध वाले क्वेश्चंस? मैं देखता हूं, निबंध वाले सवाल हैं इसमें। निबंध का सवाल नहीं है, है? हो सकता है, देखो एक बार की निबंध का सवाल है उसमें। देखो तो, मैं निबंध का एक सवाल दिखाता हूं जिसमें प्रेम के बारे में डिटेल से लिखना है। अभी देख लो, स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं। है निबंध का? अच्छा, ऊपर में ये है।
लिस्ट है इसमें निबंधों की। अच्छा देखो इसमें है 2018 का निबंध देखो आप। जब प्रेम पे सवाल पूछे हो तो मैं उसका उत्तर इसी से निकालता हूं। क्या लिखा हुआ है? बोलो। है निबंध पे क्या सवाल पूछ रहा है? एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होना, प्रेम से प्रेरित होना चाहिए, अच्छे जीवन की निशानी है। बोलो। तो यहां प्रेम जब शब्द लिखोगे तो एक बार नकार में लिखोगे, एक बार सकारात्मक दृष्टिकोण अपना लोगे, और एक बार एक दो भागों में कि प्रेम का आशय यह नहीं है बल्कि प्रेम का आशय यह है। तो जब पूछा जाए एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित, तो प्रेम का आशय क्या है? बोलो। एक बार पहले नोट में लिखोगे। देखो लिखने का ये ढंग होता है कि हम एक बार लिखेंगे इसका मतलब यह नहीं है बल्कि इसका वास्तव में मतलब यह है। ये लिखने का ढंग है। क्या नहीं है ये बताओ? यहां प्रेम का मतलब सांसारिक प्रेम नहीं है। यहां प्रेम का मतलब भौतिक वस्तुओं से प्रेम। यहां प्रेम का आशय दैहिक प्रेम नहीं है। बोलो। यहां प्रेम का आशय मानुष प्रेम से है। कौन से प्रेम? मानव के प्रति प्रेम हो। यहां प्रेम का मतलब देश प्रेम से है। यहां प्रेम का मतलब प्रकृति प्रेम से है। ये स्वर्णो प्रेम का संदर्भ ही बदल दोगे। बोलो ये स्वर्णो अच्छे जीवन की निशानी है कि आप आदमी से प्रेम करो। ये स्वर्णो आत्मिक प्रेम होना चाहिए। कौन सा प्रेम? दैहिक प्रेम क्षणिक होता है, अंततः दुखदाई होगा। तो जब लिखते हो एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित, तो प्रेम का मतलब बताना पड़ेगा ना। तो बोलो ये स्वर्णो प्रेम का मतलब। बोलो प्रेम का मतलब बताना पड़ेगा। ये स्वर्णो इसका मतलब यह नहीं है बल्कि वास्तव में इसका मतलब, तभी जीवन अच्छा होगा। क्लियर है? तो प्रेम सकारात्मक संदर्भ में भी आएगा, नकारात्मक भी हो सकता है। क्लियर? कई बार लोग प्रेम में अंधे हो जाते हैं। ये स्वर्णो तो बोलो ये स्वर्णो उनकी भावनाएं उमड़ने लगती, वो कठिनाई पैदा करेगा। इट्स सेंटिमेंटल हो गया। सर मनुष्य में संवेग नहीं होगा तो दूसरों से प्रेम कैसे करेगा? संवेग होना चाहिए, परंतु संवेगों को बुद्धि से नियंत्रित करना है। ऐसा नहीं कि संवेग प्रबल हो और उसी से आप डिसीजन लेना शुरू कर दो। क्रोध आए और क्रोध में आप निर्णय लो और काम करो तो कठिनाई है। बोलो ये स्वर्णो संवेग हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं। हम देश प्रेम से प्रेरित होकर बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं कि नहीं? तो प्रेम का आशय क्या है ये बताओगे ना? क्लियर? तो मेरी बात को ये वन साइडेड पकड़ लिया है। क्लियर है? चारों ओर भौतिक सौंदर्य की प्रधानता से मन नियंत्रण में नहीं रहता, अतः संवेग अनियंत्रित और धारा प्रवाह के साथ मन को भटकाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में ग्रिप में कैसे लें? ये बात को ही बोल रहा है। इसको अपने बारे में सब पता है। ये कम होशियार नहीं होगा। ये कम से कम 2-3 साल से दिल्ली में रह रहा हो। एकदम न्यू कमर नहीं होगा। न्यू कमर की इतनी हिम्मत नहीं होगी पूछने की। क्लियर है? अनुभवी आदमी है। और देखो ग्रिप में नहीं, उसको समझा के बुझा के रास्ते पे लाओगे। मन एक ऐसी चीज है ना कि आप उसका दमन करोगे तो दिक्कत है। मन को नियंत्रित करोगे। क्लियर? आप खूब मान लो जिद बांध लो कि मुझे कमरे से बाहर नहीं जाना, कमरे में रहेंगे तो पढ़ेंगे। बाहर से कई लोग कमरे में घुस जाते हैं, बाहर से ताला लॉक करा देते हैं कि हम भीतर रहेंगे तो पढ़ेंगे। और मन अगर नहीं हो तो भीतर में भी पढ़ेगा नहीं। वो अकेले बैठे रहेगा और मन कहीं दूसरी तीसरी जगह। कई लोगों का मन में हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है, विचारों का ट्रैफिक। कितने विचार, एक विचार गया दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, 10 मिनट में 40-50 विचार आ जाएगा। उनकी दशा बिगड़नी तय है।
क्या मैंने कहा? तय है। किसी एक विषय पे कंसंट्रेट कर ही नहीं सकता है। तो अपने विचारों के ट्रैफिक को इतना ज्यादा घनत्व मत देना, नहीं तो कठिनाई पैदा होगी। समझ में आया? बोलो। कई लोग बैठे बैठे 4 लोगों से मिलके आ जाते हैं। मन की ये दशा है। तो बोलो ये सुनो, ये दशा है तो बहुत अच्छी दशा नहीं है। ध्यान रखना, पढ़ाई के लिए बाधा है। पढ़ने के क्रम में विचार मन कहीं जाना ही नहीं चाहिए। क्लियर? और मन की दशा क्या है, ये इसको मैं जब डिस्कस करूंगा निबंध तो चर्चा कर लेंगे इसकी। क्लियर है? प्रेम पे सवाल था तो मैंने प्रेम पे आईएएस का सवाल दिखाया कि देखो प्रेम पे बन चुका है। ध्यान देना, हम लोगों की आत्मा है, ठीक है, ये मन है, ये इंद्रियां हैं, इंद्रियां, बोलो, ये 5 जो हमारी इंद्रियां हैं, और ये वस्तु है। क्या है? वस्तु है या व्यक्ति है या कुछ भी हो सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब तक ये ठीक से नहीं हो तब तक हम लोग ज्ञान प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। आत्मा जो है ज्ञाता है, ये मैं ट्रेडिशन के हिसाब से बता रहा हूं, जो इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन है और जो उपनिषदिक आधार है उसके आधार पर गूढ़ और गंभीर बात है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आत्मा क्या है? बोलो क्या है? ये अनलिमिटेड स्टोरेज है। किसमें? ज्ञान कौन प्राप्त करता है? फिर से बोलो, ज्ञान कौन? आत्मा ज्ञाता है। ज्ञान कौन प्राप्त करेगा? आत्मा। मगर इसको चाहिए सपोर्ट में कौन? बोलो। मन के सपोर्ट में क्या चाहिए? इंद्रियों का संपर्क किससे होता है? ये सब बहिर्मुखी हैं। क्या है? इन सब का भोजन कहां है? इंद्रियों का भोजन कहां है? एक बात समझ लेना, 5 मिनट में फिर आ जाएंगे विषय वस्तु पे। इंद्रियों का भोजन कहां है? अरे बाहर है। सारी इंद्रियां क्या है? बहिर्मुखी हैं। क्या है? जब हम योग करते हैं और उसमें जब अष्टांग योग में देखोगे तो एक स्टेज है प्रत्याहार का। किसका है? यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, उसके बाद क्या करते हैं? बोलो कौन सा? 5वां स्टेप कौन? प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार। प्रति आहार मतलब, बोलो, आहार मतलब भोजन, प्रति मतलब उल्टा। हम उल्टा भोजन देते हैं। किसको? बोलो किसको? इंद्रियों का भोजन क्या है? बाहर है कि भीतर है? इधर सुन तो लो। आंखें कहां देखना चाहती हैं? बाहर। ये स्वर्णों, इनका भोजन कहां है? बाहर है। सुंदर सुंदर दृश्यों को देखना चाहता है आंख। बोलो ये स्वर्णों अच्छे सुंदर व्यक्तियों को देखना चाहता है। कोई सुंदर व्यक्ति हो तो आंखें अपने आप ऑटोमेटिकली उस दिशा में चली जाएंगी। अच्छा कार हो, मकान हो, कोई व्यक्ति हो, आंखें उनको देखना चाहती हैं। ये स्वर्णों आउटसाइड की इनसाइड? आउटसाइड। कान सुंदर संगीत सुनना चाहता है। कई लोग कान में लगा के घूमते रहते हैं, पीछे से हॉर्न दोगे पता नहीं चलता है। उनकी कर्णेंद्रियां उनको परेशान किए हुए हैं। कई लोगों की चक्षु इंद्रिय परेशान किए हुए हैं। दिन भर इधर उधर घूमता है लोगों को देखने के लिए। बोलो, उसकी चक्षु इंद्रियां परेशान किए हुए। कई लोगों की जिह्वा है, उनको परेशान किए हुए। दिन भर इधर उधर खाने पीने के चक्कर में घूमता है। कौन सी इंद्रिय परेशान किए हुए? जिह्वा। बोलो, आंख, कान, जिह्वा, ना, जो नासिका है। कई लोग देखोगे दिन भर में 4 टाइप का वो डिओड्रेंट और सेंट लगा के घूमेंगे। सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और। उसकी नासिका इंद्रिय ना उसको परेशान किए हुए। कई लोगों की त्वचा इंद्रिय सुखद स्पर्श चाहती है। त्वचा, इधर उधर भीड़ भाड़ में घुसेंगे, दूसरे के शरीर को टच करेंगे, गलत तरीके से छलखानी करेंगे। ये सारी की सारी इंद्रियां क्या हैं? बोलो क्या है? बहिर्मुखी हैं। जब योगा के प्रोसेस में जाते हो इनको हम क्या करना पड़ता है? उल्टा भोजन। इनको अंतर्मुखी बनाना पड़ता है। किनको? आंखें भीतर की दशा को देखे।
कान भीतर की आवाज सुने, ये स्वर्णो, तो बोलो ये स्वर्णो। ये इंद्रियां जो बहिर्मुखी, उनको कहां बनाओगे? जब तक अंतर्मुखी बनाओगे नहीं, ध्यान होगा नहीं। आप बैठे हो ध्यान के लिए और आपका मन जा रहा है बाहर, इच्छा हो रही है कि थोड़ा वहां समोसा खा के आ जाए, थोड़ा वहां रसगुल्ला खा ले, बोलो थोड़ा उनसे मिल के आ जाए, तो बोलो, तो फिर तो ध्यान थोड़ा ही होगा, ध्यान में एकाग्रता आनी चाहिए। बोलो ये स्वर्णो, समझ लो फंडे को, तो फिर आगे के लिए आसान रहेगा, पढ़ाई में भी फायदा करेगा। नींद भी आ रही है थोड़ी बहुत, दिक्कत है, अच्छा ध्यान रखना। तो इंद्रियां सब की सब क्या है? बहिर्मुखी है। और देखो इंद्रियों का जब भी संपर्क किसी किससे होता है, वस्तु से या, तो ये मन जो है ना, ये एक तरीके से कैमरे के समान है। किसके समान है? कैमरे के समान का मतलब, तुरंत फोटो क्लिक करता है, क्या करेगा? क्लिक, ऑन रहता है हमेशा। कौन? और क्लिक करेगा और भेज कहां देगा? आप यहां से बाहर जाओ, मान लो आप यहां से जाओ और कैंप से घूम के आ जाओ, बोलो, तो आपकी आंखों के चक्षु के संपर्क में बहुत सारे लोग आएंगे, बोलो, सैकड़ों लोगों को आप देखते हुए जा रहे हो मान लो, मगर याद वही रहेगा जिसको मन ने जिसका फोटो खींच लिया, जिसको गौर से देख लिए, बोलो, सैकड़ों लोग आंख के सामने से गुजरे, मगर याद कौन रहा? इसमें थोड़ा मन लग गया। बोलो ये स्वर्णो। कमरे पे आने के बाद अगर आपका मित्र पूछे रास्ते में क्या देखा, तो उसी को बताओगे जहां पे मन फोकस था। सामने आंखों के सामने से तो सैकड़ों लोग गए, मगर याद रहा क्या? बोलो, वो याद नहीं रहा। मन की ताकत बहुत अलग है। अगर बस में हो ना और सिस्टम के साथ काम कर रहा है, तो 4 घंटा पढ़ोगे, जितनी चीजें होंगी सब उठा के कहां पहुंचा दोगे? सब चीज याद हो जाएगा। और ये काम नहीं कर रहा है तो कई लोगों को लाइब्रेरी में देखोगे, आंखें जो हैं, चक्षु, ये किताब खुली हुई है। किताब क्या है? किसकी किताब? जो मान लो जिसकी किताब खुली हुई है, आंखें संपर्क में किसके? किताब के। और मन कहीं, पता चला कि 2 घंटे से एक ही पेज पढ़ रहा है, बगल वाले को तनाव पैदा हो जाता है, यार ये आईएएस की पढ़ाई कर रहा है। कोई वैसे एसएससी बैंकिंग वाला हो तो और तनाव में आ जाएगा। ये आईएएस वाले तो थोड़े अलग टाइप के होते हैं, एक एक पेज को कितने घंटे पढ़ते हैं। उसको क्या पता है कि मन उसका कहीं और चला गया है, आंखें संपर्क में है। और जब इसको होश आता है, मान लो आधे घंटे तक एक पेज पढ़ रहा है या 1 घंटे तक एक ही पेज पे टिका हुआ है, बोलो मन कहीं और है, इसको कुछ ज्ञान मिलेगा क्या? कोई ज्ञान मिल रहा है क्या? कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि मन कहां पे है? दूसरी दुनिया में चला गया। बोलो, फिर बाद में इसको होश आता है, उसके बाद 3-4 पेज एक ही साथ पलट देता है, बगल वाले को फिर तनाव होता है। यार आईएएस की पढ़ाई अद्भुत है, शानदार स्तर की पढ़ाई है। 2 घंटे से एक पेज अचानक 4 पेज पलट दिया। पढ़ने वाला अलग परेशान है, जो देख रहा है उसको अलग परेशान है। और आईएएस की तैयारी जारी है, 5 साल से लाइब्रेरी तोड़ रहे हैं, पीटी पास होना मुश्किल काम हो गया है। तो बोलो, बहुतों की दशा इसको लगा के क्यों बैठे हो? लाइब्रेरी में भी आदत बन जाती है ना। फिर रात भर पढ़ाई होती है, फिर थकावट भी हो जाती है, बाहर में मैसेज भी हो जाता है कि नहीं लड़का खूब पढ़ रहा है, लाइब्रेरी तोड़ रहा है। बाद में भाग्य साथ नहीं देता है, पीटी फेल हो जाता है। भाग्य को दोष देने के लिए लोग रेडी रहते हैं, अपनी गलती थोड़ी ही मानता है कि किस स्तर पे मैंने पढ़ाई की है। तो जब भी पढ़ने बैठो, पहले थोड़ा चेक कर लो कि इसकी दशा क्या है। अगर ये आपके कंट्रोल में नहीं है तो कितने घंटे कमरे में बैठे हो कोई अंतर नहीं है। और ये अगर लय ताल में है कौन, तो फिर तो 4 घंटा पढ़ोगे और सब खींच के दे देगा। कहां पे? जब हम 3 घंटा सिनेमा देखते हैं, ध्यान देना, 2.5 घंटा 3 घंटा, तो कई ऐसे लोग हैं 3 घंटा सिनेमा देखने के बाद
उसकी एक बात सुनने पर उसके गाने को याद कर लेते हैं कि नहीं? बाहर निकल के गाना गुनगुनाना शुरू कर देगा, 50 डायलॉग रिपीट कर देगा। बोलो ऐसे लोग हैं कि नहीं है? कितनी बार सुना, मगर मन 100% वही सिनेमा हॉल में है। बाहर गया क्या किसी से मिलने के लिए, पता ही नहीं चलता 3 घंटा कैसे बीत गया। अगर उतना फुल कंसंट्रेशन के साथ हो तो जितनी चीजें आप देख रहे हो, जितनी चीजें सुन रहे हो, सबका सब कहां उठा के डाल दिया। और ये तो अनलिमिटेड स्टोरेज है। बोलो ये तो रेडी है रिसीव करने के लिए, मगर कनेक्शन किसका चाहिए ठीक से? समस्या है कि ये नियंत्रित नहीं होता है। जितने योग में ग्रंथ हैं ज्यादातर तो इसी पे है ना कि मन को कैसे नियंत्रित करें। जैसे ये बहकी बहकी बातें लिख रहे हैं सब, वो ये आवश्यक भी है और एक तरीके से बहुत, ये मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बिगड़ गया है, ये पार्ट है इसका। उसी में आपको थोड़ा रेगुलेट भी करना पड़ेगा। ध्यान देना, अगर अनकंट्रोल्ड होगा तो फिर तो आपको सरवाइव करना मुश्किल काम। आपको फोकस होना पड़ेगा, इस मन को समझाना पड़ेगा, अनुनय करना पड़ेगा। क्या करोगे? किसको? किसके मन को? अपने से अपने मन को समझाओगे, थोड़ा ख्वाब दिखाओ कि देखो बेटा पढ़ लोगे ना तो जीवन बदल जाएगा। बोला अपने को धमका भी दे हो कि नहीं तो कहीं जाके कोचिंग में मटेरियल बनाना पड़ेगा, आगे वो भी जॉब नहीं मिलेगा। 4 साल अगर ऐसे खत्म हुआ तो जीवन बर्बाद है। बोलो कोई नहीं पूछेगा, सब जगह बेइज्जती होगी। किसको समझा रहे हो? दूसरों को कि अपने को? तो फिर मन कहेगा कि साल भर पढ़ने में इतना चेंज, आज से ही पढ़ना शुरू करते हैं। मन को कभी कभी बाहर भी घुमा दिया करो। कभी कहो कि चलो तुमको आज अच्छा सा समोसा खिलाते हैं अपने से। बोलो अरे बोलो ये सुनो, कभी उसको अच्छा संगीत सुना दिया करो। किसको? मन खुश रहेगा। और इसको जबरदस्ती अगर आपने जिद बांध के करना शुरू किया, एक बार विद का तो कंट्रोल में नहीं होगा। कभी कभी 10 दिन पढ़ते हैं ना मन लगाकर, लगता है कि इस बार IAS बनना तय है। कितने दिन पढ़ने पर खूब मन लगा हुआ है, दिन रात पढ़ रहे हैं, सो के उठे पढ़ना शुरू। बोलो क्लास से गए फिर पढ़ना शुरू। 11वें दिन पता चलता कि दौरा पड़ा हुआ है, पड़ गया दौरा, अब मन लग ही नहीं रहा है पढ़ाई में। जब पढ़ने बैठ रहे दिमाग इधर उधर जा रहा है, हो गया उनका, और लंबा खिंच गया तो साफ हो गए वो। बाहर से तो लगता है कि पढ़ रहा है, बोलो, मगर उनको दौरा पड़ चुका है। वो पता चला 20 दिन ऐसा निकल गया, 20 दिन में एक पेज उसको याद नहीं होगा। ध्यान रखना, तो आप ही अपनी चीजों को ठीक से रेगुलेट कर सकते हो। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कब मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, उसको फिर ट्रैक पे लाने का प्रयास करना चाहिए। नहीं करोगे तो फिर तो कठिनाई है भारी जीवन में, दिमाग में रख लेना। बाहर निकलते ही बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको डेविएट करेंगे अपने लक्ष्य से। उनमें आकर्षण ज्यादा होता है। लक्ष्य लेके चले हो कि IAS बनना है और पता चलता है आते ही 4 चैनल खोले हुए हो, तो पहले उसी में जाके ठीक से मास्टरी कर लो, बाद में आना इधर। इतना भी आसान है क्या? जो लोग हो रहे हैं देखोगे लगता है कि एकदम तपस्या टाइप से कर रहा, दिन रात एक फोकस है। अगर उनका 1-2 घंटा कहीं अलग संदर्भ भी है तो उनका प्राइम फोकस अपने लक्ष्य पे ही है। ध्यान रखना, बोलो वो अपने लक्ष्य विमुख नहीं है। 2-3 घंटा किसी और दिशा में भी है, उनका मेजर फोकस किस पे है? लक्ष्य पे है। लक्ष्य से विमुख प्रयास नहीं कर रहे हैं, बैठ के घंटों किसी का चिंतन नहीं कर रहे हैं, लगातार अपने लक्ष्य सिद्धि में लगे हुए हैं। साल भर में हिट करके निकल जाता है। ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हर एक साल मिलते हैं। बोलो तो किसको ध्यान रखो? कमरे में घुसने से पहले 1 मिनट कमरे के सामने खड़े रहोगे, पहले मन को समझाओगे बेटा भीतर जा रहे हो। बोलो भीतर में किसी का विचार मत घुमाना। ये सुनो, 1-2 बार इधर फूंक सकते हो, एक बार इधर फूंक दो। बोलो कि दिमाग खाली हो जाए। दिमाग में 4 टाइप का विचार है, तनाव लेके घुस गए कमरे में, तो क्या करोगे? कमरे में जाके पढ़ाई कर लोगे क्या? बाहर से तो लगता है कि कमरा बंद किया है पढ़ रहा होगा, उसको क्या पता है उसकी मानसिक दशा हालत ठीक
तनाव का शिकार है, जिन चिंतन किए जा रहा है, बैठ के रील देखे जा रहा है, और क्या कर रहा है? अरे बोलो, रील नहीं देख रहा है तो चिंतन गलत संदर्भों में चल रहा है। वो चाहे 5 साल रुक जाए, चाहे 10 साल रुक जाए, यहां पर 20 साल रुक जाए, कुछ अंतर पड़ेगा क्या? वो फाइट में कभी रहेंगे क्या? बिल्कुल नहीं रहने वाले हैं, दिमाग में डाल लो। ऐसे 10 लाख लोग बढ़ जाएं, कुछ अंतर थोड़ी पड़ेगा फील्ड के फाइट पे। वही लोग अंतर डालते हैं जो इनका ये जो है ना, इसको उन्होंने थोड़ा रेगुलेट कर रखा है। 100% करना बड़ा कठिन काम है, ये दिमाग में रखना। बोला वो डेविएशन संभव है, मगर कुल मिलाकर ये आपके नियंत्रण में रहे, इसको गाइड करते रहो। और सबसे अच्छे गाइड आप खुद हो, क्योंकि इसकी दशा को आप जल्दी पकड़ सकते हो। बोलो कि हमारा मन अभी नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है, कमरे में बैठ के क्या कर लोगे? लाइब्रेरी जाके ज्वाइन करो उस समय। लग रहा है कि मोमेंटम बना हुआ है। जब आपका मन पढ़ाई में लगा हो ना, तो कभी इसको छेड़ो मत। हो सकता है 20 दिन लगातार अच्छे से चल रहा है, 1 महीना अच्छे से चल गया, 6 महीना चल जाएगा तो आप तो सफलता के नजदीक पहुंच जाओगे। एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस बार तो पक्का मेरा हो जाएगा। कितने दिन पढ़ने से? 6 महीना। मैं बता रहा हूं, लोगों का टुकड़ों में तैयारी करते हैं, बहुतों की दशा यही है। अभी नजदीक से अपनी समीक्षा करो तो आपको लगेगा, और आपको उपाय लगाना चाहिए। जब ये मन नहीं लग रहा हो तो दसियों उपाय हैं कि कैसे हम इसको ट्रैक पे लाएं। नहीं उपाय लगाओगे, महीनों बिना पढ़ाई के यहाँ पे समय व्यतीत होगा, महीनों गुजर जाएगा। ये ध्यान रखना बारीकी के साथ। और 1 साल अगर मन लगा के पढ़ लिए ना, 1 साल, तो फिर संभावना प्रबल रहेगी कि आप कोई ना कोई पद को हासिल कर दोगे। किसको कंट्रोल करके चल रहे हो? बोलो किसको? कोई जितना पढ़ेगा सब कहां दे देगा? आप कभी अपने जीवन की समीक्षा करना, आपके पास जो अभी ज्ञान है, जितना आप ज्ञान लेके बैठे हो, आप याद करोगे तो लगेगा कि यदि उस दौर में मेरी पढ़ाई बड़ी जानदार हुई थी। कोई एक दौर रहा होगा, कालखंड रहा होगा, यदि वो 3 महीना या 4 महीना मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, और वो पढ़ाई अभी तक आपके काम आ रही होगी। और कभी नजर डालोगे कि साल में कोई कोई 6-6 महीने तक आपने कोई उपलब्धि हासिल नहीं की, ऐसा कुछ भी अध्ययन नहीं कर लिया जो आज भी आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और बहुत लोगों का बहुत सारा समय इसमें व्यतीत होता है। तो आप इसको एफर्ट करके इसको ट्रैक पे लाओ। अगर ये ट्रैक पे नहीं है तो कितना घंटा आप कमरे में हो और कितने घंटे लाइब्रेरी में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। ये दिमाग में डाल लेना। इसको एफर्ट करके क्या करो, ट्रैक पे लाओ। मान लो मन नहीं लग रहा है, अपने जूनियर को बुला के पढ़ाना शुरू कर दिए। अपने मन नहीं लग रहा है पढ़ने का, मगर पढ़ाना शुरू कर दिए, उसी में रिवीजन हो रहा है। बोलो, क्योंकि आप खुद तो पढ़ नहीं पा रहे हो उस समय, लाइब्रेरी में बैठ गए। कभी कभी लाइब्रेरी में जाओ और बिना किताब कहीं खड़े रहो 10 मिनट तक लाइब्रेरी में। इच्छा प्रबल होगी कि कोई सीट मिल जाए तो मैं भी यहां बैठ के थोड़ी देर पढ़ लो। जब लाइब्रेरी में आप खड़े होकर देखोगे सैकड़ों लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको अफसोस होगा कि 100 लोग एक एक मिनट हमसे आगे निकल रहे हैं। बोलो, और आप पता चलता है कि अलग टाइप के विचारों में ग्रसित हो। तो रेगुलेट आप ही को करना है, ये दिमाग में डाल लो। इसको समझाओ, इसको ख्वाब दिखाओ। किसको? मन को कभी कभी बताते रहो कि बेटा बन जाओगे तो जीवन बदल जाएगा। किसको समझाना है? दूसरे को नहीं। किसको? बन जाओगे तो परिवार की स्थिति सुधर जाएगी, माता पिता की स्थिति सुधर जाएगी, अपनी दशा सुधर जाएगी। नहीं तो कहीं मजबूरी में कदम उठाना पड़ेगा। घर जाने पे सारे लोग प्रताड़ित भी करेंगे। ये सुनो, जीवन में जीवन बेकार हो जाएगा एक तरीके से। बोलो, किसको समझाना है? इसको समझा के बुझा के ट्रैक पे लाओगे, दमन नहीं करोगे। दमन करोगे तो रिएक्ट करेगा ये। समझ में आया? अरे बोलो, बहलाकर फुसलाकर मन को ट्रैक पे लाओ। ये ड्यूटी किसकी है? आपकी अपनी ड्यूटी है। क्लियर? और इसको ध्यान रखो कि इसकी दशा क्या है, नहीं तो पढ़ते पढ़ते दौरा पड़ेगा और महीनों अपना बर्बाद कर दोगे। ये दिमाग में डाल लेना। अगर सतर्क नहीं हो तो महीनों बर्बाद करोगे। सतर्क हो। आज मन नहीं लग रहा है,
कल से ट्रैक पे ला सकते हो। फिर से मन लगा दिया आपने पढ़ाई में, और ऐसा साल भर चल जाए ना, तो सफलता मतलब मिलने की स्थिति में आप आ सकते हो। समझ में आया? बोलो, इज इट क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी थोड़ा मैच करने का प्रयास करो। फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो पढ़ने में आनंद भी आएगा। और जीवन में यह ध्यान कर लेना, आपने लक्ष्य निर्धारित किया है आईएएस बनने का, अभी इमीडिएट लक्ष्य क्या है? तो दो तरीका है, या तो पढ़ाई में आनंद लो, या दिन भर गाली गलौज करो, टेंशन ले लो, फ्रस्ट्रेट हो जाओ। कभी कोचिंग वाले को कहो बर्बाद कर दिया, कभी यूपीएससी को बोलो बर्बाद कर दिया, कभी बोल दो सीसेट ला के बर्बाद कर दिया। दिन भर किसी को उल्टा पुल्टा बोलते रहो। बोले यस और नो, तो खूब तनाव के साथ अपनी जिंदगी को वैसे भी नरक बना दो। बहुत सारे लोग एकदम फुल टाइम टेंशन लिए हुए हैं। बोलो ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि नहीं रास्ता? और आप पढ़ रहे हो, आनंद ले रहे हो, तो आपको पढ़ाई बोझ नहीं प्रतीत होगा। क्योंकि आप पढ़ाई में क्या ले रहे हो? अच्छे से पढ़ लो तो दिन बड़ी खुशी होती है कि आज तो मजा आ गया पढ़ के, ये पार्ट मैंने तैयार कर लिया, ये भी तो खुशी है। बजाय कि पढ़े हो और नहीं समझ में उठा के फेंके कि ये बर्बाद कर दिया। इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना, याद भी पढ़ाता है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाता है। दिन भर गाली गलौज किए हुए हो, टेंशन लिए हुए हो, तनाव दिए हुए अपने को खुद को, तो क्या ठीक से आगे बढ़ पाओगे क्या? बोलो, आप अपनी ऊर्जा का ठीक से इस्तेमाल नहीं करोगे, तो थोड़ा मेंटेलिटी ठीक कर लोगे तो बेहतर होगा। समझ में आया? ये लक्ष्य कोई कठिन थोड़ी है, असंभव नहीं है। बहुत सारे लोग पहले प्रयास में हो जाते हैं, और कई लोग 10 साल से हैं, कुछ भी होता उनसे नहीं है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस दिशा में सोच रहे हो, किस दिशा में काम कर रहे हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो प्रेम पे उत्तर मिल गया। आईएएस में सवाल है, तो प्रेम का मतलब सीधा वही मत ले लो, दैहिक प्रेम मत ले लो। प्रेम जो शब्द है बड़ा विशाल शब्द है, और उधर में कबीरदास ने कहा है, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। आईएएस बनने के लिए कितने घंटे मन से पढ़ना उचित है? 6 घंटा पढ़ लोगे तो बहुत है। 6 घंटा पढ़ो, 2 घंटा आंख बंद करके उसका मनन करो, ये नो। 4 घंटा पढ़ो, 1 घंटा मनन करो। जिसकी आदत मनन करने की नहीं है उसको भारी कठिनाई है। बहुत जानदार आदत है ये। कौन सी आदत? आप जीवन में ध्यान देना, कई बार बहुत अच्छी चीजें पढ़ते हो, कई बार आप बहुत अच्छी चीजें सुनते हो। जब पढ़ते हो सुनते हो तो लगता है क्या अच्छी चीज ये है, तो बहुत उपयोगी है जीवन के लिए। 2 दिन के बाद पूछने पर कि उस दिन क्या पढ़ाया गया था याद नहीं है, 2 दिन बाद पूछने के बाद कि क्या आपने उस दिन सुना था कि बहुत खुश हो गए थे, ताली भी बजाए थे, एक शब्द याद नहीं है, भूल चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपने मनन नहीं किया। तो जब कोई अच्छी चीज पढ़ो तो मनन करो। मान लो कोई अच्छी चीज पढ़ लिए, रूम पे बैठे हो, कुर्सी पे बैठे हो, कमरे में टहल रहे हो, और दिमाग में उसको एक बार क्या किया, रिवीजन कर लिया। ट्रेन से जा रहे हो, बैठे हो अपनी सीट पे, 10 मिनट में रिवीजन कर डाला। कहाँ पे? अरे बोलो कहाँ पे? मन में टहल रहे हो, रिवीजन कर रहे हो। जो व्यक्ति एक बार पढ़ के याद कर लेता है, इसका मतलब वो इस प्रक्रिया को संपन्न करता है। नहीं तो कल अच्छी चीज पढ़ाई हुई भी आज भूल जाओगे, क्योंकि आपने मनन नहीं किया। मनन करने से आपका ज्ञान अस्थायित्व होने लगता है। मनन नहीं करोगे तेज गति से निकल जाएगा। बोलो, तो जब अच्छी बातें कभी भी पढ़ो या सुनो तो जरूर कौन सी आदत डालो? मनन की, कि आज क्या बातें कही गई थी, एक बार उस पर चिंतन जारी है। कमरे में बैठे हो कुर्सी पे और अपना बेड पे लेटे लेटे रिवीजन कर सकते हो। हमेशा आंखें खोलकर पढ़ना ही पढ़ना नहीं होता है। समझ में आया? कई बार आंखें बंद मनन हो रहा है। बोलो, और वो जानदार प्रोसेस है, एक्सीलेंट मेथड है। ये अपनी उपनिषदिक परंपरा में आया है। श्रवण करो, मनन करो और निधि ध्यासन। समझ में आया? उसमें से एक स्टेप कौन सा है? रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इसको बोलते हैं अंग्रेजी में। क्लियर है?
अरे बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट। मन को उचित रूप से ट्रैक पे कैसे लाए? समझाओ बुझाओ कभी कभी मन को कि बेटा अगर आईएएस बन गए, कभी आंख बंद करके मन को समझाओ, कल्पना करो आईएएस बन गए हो, घर पे जा रहे हो, पिताजी स्टेशन पे लाओ लश्कर के साथ पहुंचे हुए हैं और आप स्टेशन से गाड़ी से उतर रहे हो, क्या दशा होगी? आंख बंद करके सोचो, सोचो जला, क्या दशा होगी? आंख बंद करके सोचो। उनको पता है कि बेटी आईएएस बन के आ रही है, स्टेशन पे ड्रम बज रहा है, बोलो ये स्वर्णो, माहौल बदला हुआ है। अरे बोलो, गाजा बाजा तो बाद में होगा, उतरने के बाद दशा क्या होगी? आपके विरोधी भी माला लेके खड़े हैं, जो सबसे प्रबल दुश्मन है, सबसे आगे माला लेके, जो हमेशा आपका विरोध किया आपके घर परिवार वालों को, वो भी माला पहना के सेल्फी लेगा, वो भी उस दिन प्रशंसा करेगा, मैं जानता था ये आईएएस मटेरियल है। ये सुनो, सारा एक बार में आप सबको धो डालोगे। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। ये करोगे तो वो हो जाएगा। मन को समझाओ। कौन समझाएगा? दुनिया नहीं समझाएगी। जिस दिन आपने खूब मन लगा के पढ़ा है, चार लोगों का ध्यान आपके ऊपर गया तो वो आपको डिस्टर्ब करेंगे, ये दिमाग में डाल लेना। तो पढ़ाई जब जम के करो तो हवा मत लगने दो, ढिंढोरा मत पीटो कि आज मैंने 10 घंटा पढ़ा है। कई सारे एक दिन पढ़ते हैं, 10 जगह बोलते हैं। साफ होना उनका तय है। क्या है? तय है। कोई एक्सेप्शनल केस होगा बच जाएगा, अदरवाइज वो जाएंगे। क्लियर? हमने बहुतों को देख रखा है, नजदीक से देखा है। हॉस्टल में एक से धुरंधर लोगों को मैंने देखा है कि जो ऊपर के रैंक में आया कितना शांतिपूर्वक तैयारी करता था, और कई लोग हाई रेटिंग थे, वो कहां पे गए? उन गलतियों से सबक ले लेनी चाहिए, नहीं तो अपने जीवन प्रयोगशाला हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट बोलो, ध्यान पूर्वक। ध्यान कर लिए? क्या होगा? है माता जी वहां झूम रही हैं कि बेटा मेरा आ गया, आईएएस बन के आ गया। बोलो, क्लियर है? नेक्स्ट। हम लोग है संवेगात्मक बुद्धि में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। ध्यान देना, इसमें एक स्टेटमेंट आता है एरिस्टोटल का। कहते हैं कि देखो, हम में से प्रत्येक व्यक्ति क्रोध कर सकता है। क्रोध करना बड़ा आसान है, और परंतु क्रोध आप किसके साथ कर रहे हो, कब कर रहे हो, कितनी मात्रा में कर रहे हो, कैसे क्रोध कर रहे हो, यह सबके बस की बात नहीं है। यह आसान काम नहीं है कि कितना क्रोध करना चाहिए, कब करना चाहिए, किसके साथ करना चाहिए, बोलो किस रूप में करना चाहिए। यह एरिस्टोटल का एक प्रमुख कथन है। क्रोध करना तो आसान है, तो कब करें, कितनी मात्रा में करें, यह सबके बस की बात। ये एरिस्टोटल का स्टेटमेंट मैंने प्रिंटेड नोट्स में दे रखा है, ध्यान रखना, वहां से देख लेना। क्लियर? तो ये चीजें हैं। और जैसे क्रोध पे 2 बार सवाल आ चुका है, कितनी बार सवाल है? देखो देखो एक बार की। देखो एक बार क्रोध पे सवाल है 2016 में, फिर देखो क्रोध पे सवाल आया है। नहीं, कोई और सवाल है, 2 सवाल है। एक ही सवाल है? नहीं, एक और सवाल होगा। एक तो सवाल यहां मिल रहा है, एक और कोई सवाल होगा कहीं पे, देख लेंगे। क्लियर? या यूपी पीसीएस का सवाल हो सकता है। क्रोध पे सवाल आ चुका है। देखो, जब भी क्रोध होता है तो हम बड़ा संयम नहीं रखते हैं। क्रोध होगा तत्काल हम कुछ ना कुछ बोलेंगे, और जो बोलेंगे कम नहीं बोलेंगे, ज्यादा बोलेंगे। तो हम कुछ ज्यादा मात्रा में रिएक्शन करते हैं। ये सुनो, सामान्य अगर आप स्थिति में हो तो कम रिएक्शन करो। क्रोध होगा तो 4 लाइन ज्यादा बोलोगे,
और तुरंत बोलोगे, ये सुनो, बोलने का ढंग बड़ा पोलाइट नहीं होगा। तो क्रोध जब होता है तो विवेक हमारा किनारा पकड़ लेता है। बोलो, जैसे ही क्रोध हुआ, विवेक क्या हुआ? अब सही गलत का पता नहीं रहेगा और क्रोध में हम कुछ भी बोल सकते हैं। बोलो, तो क्षणिक क्रोध हमारे दीर्घकालिक संबंधों को भी प्रभावित करता है। सवाल है ही ऑलरेडी, क्रोध एक हानिकारक, ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में हानि पहुंचाता है, सामाजिक जीवन में हानि पहुंचाएगा। ये स्वर्णों आपके संबंधों पे नकारात्मक असर डालेगा, डालेगा कि नहीं डालेगा, इस पे सवाल आ चुका है। अभी हम लोगों ने केवल संवेगात्मक बुद्धि लिखा है। बोलो, उसको आगे लिख रहे हो। और संवेगात्मक बुद्धि क्या है हम लोगों ने देख लिया है, देख लिया है। संवेगात्मक बुद्धि की विशेषता देख रहे हैं। पूछ रहे अमूर्त चिंतन समझ में नहीं आया है। अमूर्त चिंतन एक होता है मूर्त चिंतन, मनुष्य की क्षमता है, यह बुद्धि के माध्यम से होता है। कौन सा चिंतन? अमूर्त चिंतन। बोलो, देखो, मूर्त एक वस्तुएं जो दिखाई देती हैं, ये मूर्त वस्तु है। मूर्त है कि अमूर्त है? आप आंख बंद करके इसका चिंतन कर रहे हो, फिर देख रहे हो बाहर में ये काली कलर की वस्तु है। बोलो, ये लंबवत है। बोलो, अनुभव कर रहे हो, मूर्त वस्तु है। बोलो, दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये वस्तु कहीं जगह में है, किसी स्थान में है, किसी काल में है? बोलो, स्थान और काल में इसका अस्तित्व है। तो ये मूर्त वस्तुएं हैं। ईश्वर अमूर्त होता है, हम उसको मूर्त रूप प्रदान कर देते हैं। मूर्त अपेक्षाकृत आसान हो गया। बोलो, हम कहते हैं मूर्ति बना दे, हमने स्थान और काल में स्थापित कर दिया। अमूर्त चिंतन, जैसे मैं कहूं 20 गुना 3 कितना होगा, बताओ? कैसे कर रहे हो? कहीं देख रहे हो क्या? आंख बंद करके दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे? कैसे निकल रहा है यह ज्ञान? अमूर्त चिंतन कर रहे हो। बोलो, मैं कहूं त्रिभुज के 3 भुजाओं का योग बना के नापना है क्या? बोलो, भाई मस्तिष्क में आपने इमेज क्रिएट कर लिया। अरे बोलो, यस और नो, कौन सा चिंतन चल रहा है? अमूर्त चल रहा है। मैथमेटिक्स में, लॉजिक में अमूर्त चिंतन होता है। बोलो, यस और नो। विज्ञान में हद तक मूर्त है, क्योंकि हम जो देख, कहीं वस्तु है उसका निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, अनुभव करते हैं। यस और नो? बोलो, यस और नो। तो मूर्त चिंतन वाली स्थिति दिखती है। मनुष्य में क्षमता है अमूर्त चिंतन करने की। किसमें क्षमता है? लॉजिक, अमूर्त चिंतन, मैथमेटिक्स, अमूर्त चिंतन की स्थिति आती है। क्लियर है? बुद्धि के माध्यम से संभव है। नोट करोगे? कई चीजें उपयोगी हैं, यह भी जो मैंने बताया जीवन के लिए उपयोगी है। बोलो, है? अरे मन में अगर विचार चल रहा है, घंटों विचार करो किसी चीज को, कहां लिखोगे इसको? कहीं लिखने की नौबत है? एक शब्द आ गया पर्याप्त है, उससे ज्यादा लंबी विवेचना नहीं करनी है। हमने बता दिया मूर्त चिंतन का संदर्भ क्या है। अमूर्त को अमूर्त बना देते हैं। ध्यान देना, विचार के स्तर पे ला देंगे। विचार अमूर्त है, हमारे मन में विचार आया, फिर हमने मूर्ति रूप बना दिया। मगर पहले कहाँ आया? विचार आया। बोलो, नेक्स्ट नोट करोगे? संवेगात्मक बुद्धि की विशेषताएं। पहला पॉइंट, संवेगों को देखना या पढ़ना और समझना। संवेगों को देखना, पढ़ना और समझना। इसी के सामने लिखो, इसको एक्सप्लेन कर दोगे। उच्च संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति, उच्च संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति दूसरों के शारीरिक हाव भाव, दूसरों के शारीरिक हाव भाव
उसके बोलने के ढंग, एवं व्यवहार को देखकर उसमें निहित भावों को जान लेता है। पहचान करके संवेगों को समझना, हम लोगों ने लिखा है ना, संवेगों को समझना। संवेगात्मक बुद्धि के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है। वह संवेगों को पहचान कर वह संवेगों को पहचान कर उन्हें अपने विचार प्रक्रिया से संबंधित करता है। संवेगों को पहचान कर उन्हें अपने विचार प्रक्रिया से संबंधित करता है। नेक्स्ट, संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति संवेगों की तीव्रता एवं प्रभाव का संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति संवेगों की तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन कर लेता है। तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन कर लेता है। नेक्स्ट, वह अपने संवेगों को प्रबंधित और नियंत्रित करता है। मैनेज करता है, रेगुलेट करता है। वो अपने संवेगों को प्रबंधित एवं नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, अच्छे या बुरे परिणाम को ध्यान में रखकर व्यवहार करता है। ताकि संबंधों में सामंजस्य बना रहे और समस्या का बेहतर निदान निकाला जा सके। ऐसा चेंज करके महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु का कथन है कि कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है। कोई भी व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, लेकिन सही व्यक्ति से
सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के साथ, सही तरीके से क्रोधित होना, सबके बस की बात नहीं है। और यह आसान भी नहीं है। यह आसान भी नहीं है। चेंज करके, संवेगात्मक बुद्धि अनेक कौशलों का समूह है। अंडरलाइन कर लोगे, अनेक कौशलों का समूह। देखो, संवेगात्मक बुद्धि कोई एक चीज नहीं है। जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी उसमें ये सारे फीचर्स दिखाई देंगे जो हम लोग नोट करने जा रहे हैं। संवेगात्मक बुद्धि अनेक कौशलों का समूह है। जिसमें आला दर्जे का संवेगात्मक बुद्धि हो उसमें ये सारी खासियत दिखाई देगी। क्या क्या दिखाई देगी, नोट करोगे? अंतर वैयक्तिक कौशल, इंटरपर्सनल स्किल, अनेक कौशलों का समूह है। जैसे अंतर वैयक्तिक कौशल, समय प्रबंधन, इस समय को बड़े अच्छे से मैनेज करता है। इसका मतलब उसका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा है। तनाव प्रबंधन, लिख लो, तनाव प्रबंधन। कई लोगों के जीवन में बहुत कठिनाई है और उस कठिनाई में भी वो पढ़ाई कर लेते हैं। उनके जीवन में कई समस्याएं हैं। कई लोगों के जीवन में सब कुछ ठीक है, कोई एक समस्या आती है, जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वो अपने तनाव को ठीक से मैनेज नहीं कर पाता है। एक छोटी सी कोई घटना घटेगी और पूरा लगता है कि जीवन इनका, इनसे बड़ी समस्या किसी के लाइफ में नहीं है। ये दशा हो जाती है। और कई लोग नाना प्रकार की समस्याओं को झेल रहे हैं। घर से ठीक से पैसा भी नहीं आता है, रहने का भी ठीक नहीं है। बोलो, घर में फ्रिज और कूलर भी नहीं है और फिर भी पढ़ाई अपनी जारी रखे। कई लोगों को सब है, पैसा जितना चाहिए उससे ज्यादा घर से आ रहा है, एसी भी लगा हुआ है, बाइक भी ले चुके हैं। बोलो, अलग टाइप की उनकी कठिनाई पैदा हो गई है। स्ट्रेस में रहते हैं, सब कुछ है मगर फिर भी कुछ नहीं है। इसका मतलब उसमें ईआई की कमी है। बोलो, ईआई की मात्रा क्या है? कम है। बहुतों के साथ ऐसी स्थिति दिखाई देती है। एक छोटी सी समस्या, जीवन अस्त व्यस्त। क्लियर? नेक्स्ट, संबंध प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, संबंध प्रबंधन। संबंध जिसका, जिसमें ईआई की मात्रा ज्यादा होगी वो संबंधों को ठीक से मैनेज कर लेता है। कई लोग अपने सारे संबंधों को खराब कर लेते हैं, सबके साथ संबंध बिगड़ जाता है। क्लियर? इसका मतलब उसके अंदर ईआई की कमी है। नेक्स्ट, टीम वर्क की भावना, टीम वर्क की भावना, अनुनयशीलता, परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, परिस्थितियों के अनुसार तत्काल निर्णय लेने की क्षमता, इसको हम बोलते क्या हैं? प्रति उत्पन्न मतित्व। क्या लिखोगे? अरे बोलो, क्या मैंने बोला?
लिख लो। प्रति उत्पन्न मतित्व मतलब परिस्थितियों के अनुसार तत्काल आप निर्णय ले लेते हो, जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आप कदम उठा लेते हो, उसमें ये क्षमता होती है। जैसी परिस्थिति उसके अनुसार तत्काल सटीक कदम। कई लोग परिस्थितियों के अनुसार कदम नहीं उठा पाते हैं, बाद में पछताते हैं। हम कहेंगे इनके भीतर प्रति उत्पन्न मतित्व की कमी है। किसकी कमी है? बहुतों में कमी है। क्लियर? क्लियर। नेक्स्ट। नेक्स्ट। समानुभूति। आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा आदि। नेक्स्ट। पहले चेंज करके। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन ने, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डेनियल गोलमैन, विदेशियों के नाम इसी टाइप से रहते हैं। कौन है? गोलमैन। बोलो, भारत में नाम भी जो होता है ना बड़ा मीनिंगफुल होता है। वेस्टर्नर्स में नाम बहुत कम मीनिंगफुल दिखाई देता है, यहाँ जो भी नाम होता है उसका कोई मीनिंग होता है। दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है। उधर में कुछ कुछ अलग टाइप से नाम रखते हैं, जिसका हम्पटी रख देंगे, कोई मीनिंग नहीं है। डम्पटी रख देंगे, मीनिंग है क्या? रेंडल रख देंगे, कोई मीनिंग नहीं है। बोलो। बोलो। वहां पे वाइट स्टोन, ब्लैक स्टोन, इस टाइप के भी नाम मिलते हैं। बोलो, मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बोलो। भारत में जितने नाम रखे जाते हैं सबका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। नाम भी मीनिंगफुल रखते हैं, भले वो काम करे या ना करे। क्या नाम है तुम्हारा? है प्रेमचंद। देखो, एक यहाँ पे बैठा हुआ है। इसलिए मैं जब प्रेम के बारे में पढ़ा था हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। मुझे समझ में आ रहा था कि मुस्कुरा क्यों ज्यादा रहा है। मुझे क्या पता था ये यहाँ पे प्रेमचंद बैठे हुए हैं। हैं? ये सब मीनिंगफुल नाम है कि नहीं है? क्लियर है? देखो, ये भी खुश हो गया कि नाम सुन के अपना खुश हो गया कि नहीं? क्लियर? बोलो क्लियर। तो डेनियल गोलमैन ने बताया है कि जो संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति है उनमें ये 5 चीजें और दिखाई देती हैं। 5 चीजें हैं, नोट करोगे? क्या लिखा आपने? डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत, डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि के अंतर्गत 5 प्रकार की अभिक्षमताओं को स्वीकार किया है। कितने पक्षों को स्वीकार किया? 5। ये ये व्यक्तिगत विकास के साथ साथ ये व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन और व्यावसायिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन एवं व्यावसायिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वस्तुतः संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य आयाम हैं। संवेगात्मक बुद्धि के मुख्य आयाम, ध्यान देना। अगर यूपी पीसीएस का सिलेबस देखोगे, वहां पे आया है डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो सिलेबस है किसी के पास?
यूपीपीसीएस का देखो, एक जला सिलेबस देखो तो, किसी के पास है? जला निकालो, इस पे क्लिक करो, यूपीपीसीएस इथिक्स का सिलेबस। कहीं पे कोई एक शब्द का अंतर है, शायद वो यही शब्द है। देखो मिल जाएगा तुरंत में। यूपीपीसीएस एथिक्स टॉपिक 4, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ शब्दों की हेरा फेरी है, एक दो शब्दों की। उसमें डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लिखा हुआ है, जो कि आईएएस वाले सिलेबस में सीधा नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है क्या? कॉन्सेप्ट एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, ये शब्द आया है। मगर यूपी पीसीएस में देखो तो डायमेंशन शब्द आ रहा है, लिखा हुआ है डायमेंशन। बोलो, किसी ने देखा? क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है डायमेंशन, आईएएस वाले में लिखा हुआ है? नहीं है। कहां पे, किस में लिखा हुआ है? दिखा वो, उसमें लिखा हुआ है। वो तो मैंने दोनों को मिला दिया है, मर्ज कर दिया है है ना? आईएएस वाले में देख लो, आईएएस वाले में है। नहीं, हमने जो दिया उसको छोड़ दो, चीजों को, बारीकियों को समझना। पीसीएस में डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस दे रखा है, और आईएएस वाले में डायमेंशन शब्द नहीं है, तो हम उसको भी लिख रहे हैं। बेसिकली वो कोई नई बात नहीं है इसी में ही। देख लो एक बार, आप पढ़ के चले गो आईएएस का, पूछ ले डायमेंशंस ऑफ एथिक्स, कई बार लगेगा कि ये कहां से आ गया। तो जान लो आप कि ये जो लिखने जा रहे हैं 5 चीजों को, वो डायमेंशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है। क्लियर? पीसीएस में है ना? ठीक है, हम लोग लिखने जा रहे हैं, लिख लो। ये बेसिकली संवेगात्मक बुद्धि के 5 प्रमुख आयाम हैं। क्लियर? पहला लिखोगे आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता, क्या लिखोगे? आत्म जागरूकता। अब इसके सामने आत्म जागरूकता के नीचे 4-5 पॉइंट लिख लोगे। पहला पॉइंट आज सेल्फ अवेयरनेस के नीचे में टोटल 5 हैं। पहला क्या है? देखो, आत्म जागरूकता का मतलब यह है कि जो संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति होगा, वो जागरूक होता है कि मेरी कमियां क्या है, मेरा मजबूत पॉइंट क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। वो इस सब चीजों को लेकर क्या होता है, कई लोगों का अपना वीक और स्ट्रॉन्ग पता नहीं रहता है। इसका मतलब आपके भीतर आत्म जागरूकता नहीं है। आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपकी कमी क्या है। कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि आप अपनी 2 कमियों को बताइए और 2 स्ट्रॉन्ग, 2 वीक और 2 स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बताइए। बोलो, ये इंटरव्यू का एक पेट सवाल है, लोकप्रिय सवाल बनता है। 2 अच्छाइयां और 2 कमियों को बताइए। बताओ 2 कमियों को, क्या क्या बताओगे? 2 अच्छाई बताओ, 2 कमियां बताओ। हार्ड वर्क, वेरी गुड। हार्ड वर्क की हो तभी तो इंटरव्यू देने तक पहुंचे हो। और सत्यनिष्ठा भी बोल दो, सत्यनिष्ठा और हार्ड वर्क दोनों ओवरलैपिंग हो जाएगा। बोलो, बिना हार्ड वर्किंग हुए, बिना सत्यनिष्ठ हुए हार्ड वर्किंग हो ही नहीं सकते हो। बोलो ये सुनो, कमियां बताओ। कमियां बताने में तो लोगों को दिक्कत होने लगती है। बोलो क्या कमी है? 2 अपना कमजोर पक्ष बताओ। एक तो वो बता ही सकते हो कि मन नियंत्रण में नहीं रहता है, सामने वाला भी एक बार मुस्कुराएगा, हो सकता है कि ठीक से जवाब भी दे दे। लिखना नहीं है, ये बोलना नहीं है, नोट करोगे। आत्म जागरूकता, इसके नीचे में लिख लो कुछ पॉइंट्स। आत्म जागरूकता का आशय है अपने संवेगों और मनोदशाओं को जानना। कि आपकी स्थिति अभी क्या है, अपने संवेगों और मनोदशाओं को जानना।
सेकेंड पॉइंट, अपनी क्षमताओं और कमियों को जानना। अपने मूल्यों और लक्ष्यों को जानना। वह अपने कर्मों से दूसरों के ऊपर पड़ने वाले वह अपने कर्मों से दूसरों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव को जानता है। यह है आत्म जागरूकता, कि आप जागरूक हो, सेल्फ अवेयर हो। आपको पता है कि आपकी यह कमी है, आपको पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट यह है, आपको पता है कि जो मैं काम करने जा रहा हूं इसका प्रभाव दूसरों पर क्या पड़ेगा। इसका मतलब आपके अंदर आत्म जागरूकता है। क्लियर। दूसरा, आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। विवेकात्मक बुद्धि के 5 आयाम हैं। पहला हम लोगों ने देख लिया, आत्म जागरूकता। दूसरा देख रहे हैं आत्म नियमन। क्या लिख रहे हो? आत्म नियमन का मतलब है कि वो अपने संवेगों को रेगुलेट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, भावनाओं में बहता नहीं है, बल्कि बुद्धि से उसे क्या कर लेता है, रेगुलेट कर लेता। भावावेश में आके कदम नहीं उठाता। कई लोग जोश में आके कदम उठा लेते हैं, गुस्से में आकर, प्रेम में आकर। कई बार ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि लोग प्रेम से विह्वल हो जाते हैं, इतना ज्यादा। कई बार कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति रहती है किसी किसी के घर पे कि बड़ा वहां कोई घटना घट गई है और लोग वहां पहुंचे हुए, सब लोग मदद दे रहे हैं। तो कोई व्यक्ति हो सकता है ज्यादा इमोशनल हो जाए, वो भी मंच पे जाए और कह दे कि मैं इनको 1 लाख की मदद दूंगा। इमोशनल था उस समय, बोल देता है क्या, बाद में दिमाग लगाता है कुछ ज्यादा बोल दिया है, बोले ये सुनो, वो कोई ना कोई उपाय लगाएगा, डिले करेगा। जोश में उस समय तो बह गया, इमोशनल हो गया। बोलो, तो कई बार गुस्से में, कई बार प्रेम में, और कई बार इमोशनल होकर अपनी चीजें भी बता देते हैं। कई बार लोग इमोशनल हो जाते हैं प्रेम में और अपनी उन चीजों को भी दूसरों को बता देते हैं जो कि बताना। और एक बार आपने बता दिया, आपने तो प्रेमवश बताया, बाद में दुरुपयोग उसका होना होगा, इसकी प्रबल संभावना रहेगी। ये ध्यान देना। होता है, बोल रहा है, वो भुक्तभोगी है, भीतर से उसकी आवाज आ रही है। मैंने बोला कि उसकी दुरुपयोग की संभावना है, बोल रहा है कि होता है, इसका मतलब भोग चुका है। बोलो, तुरंत बोला उसने, होता है, बड़ा तेजी से रिएक्ट किया। उसको डिटेल से बताना जानना चाहता है, वाईएस मटेरियल है, तुम्हारी इस चीज को जानना चाहता है। इधर से बोला ना हुआ क्या था, तो उसको डिटेल से बाहर 10 मिनट समझाना, फिर बताना कि बेटा आईएएस की तैयारी इसी ज्ञान से होगी। क्लियर। बोलो, डिटेल से समझा देना। क्लियर है? कितना तेजी से बोला कि मुझे भी समझाना क्या हुआ था। ठीक है, दूसरों के गलतियों से सबक लेना चाहिए, ऐसे खुद वो गलती नहीं होगी। क्लियर है? अरे बोलो क्लियर। एथिक्स पढ़ते वक्त कई चीजों की और जानकारी आ जाती है, जीवन के लिए उपयोगी है, क्योंकि यही एक पाठ है जो बताता है क्या करना चाहिए और क्या। और सब विषय तो ज्ञान देते हैं, बोलो ये सुनो, केवल ज्ञान देते हैं, विशुद्ध ज्ञान। क्लियर। ये यह बताता है कि ये करो और ये न करो। क्लियर। इसीलिए तो इथिक्स आया है अपने सिलेबस में। नेक्स्ट क्या लिख लिया, नोट करोगे। अपने संवेगों को नियंत्रित करता है।
नई चुनौतियों, कठिनाइयों और परिस्थितियों के अनुसार अपने विचारों को व्यक्त करता है। भावावेश में आकर कोई कदम नहीं उठाता। भावावेश में आकर कोई कदम नहीं उठाता। बोलो, भावावेश में आकर कोई कदम। कई बार मान लो चार लोग जा रहे हैं, सीधे सड़क है, रास्ता है, अचानक बीच में पुलिया आ गए, अब तुरंत उसी में जोश आ जाता है, एक दूसरे से शर्त लगने लगती, तुम बहादुर हो कि नहीं हो, कौन ज्यादा मतलब हिम्मती है। जोश में शर्त लग गई कि इसको फांदना है इधर से उधर उछल के। आराम से रास्ता बना हुआ है, शर्त लग गई क्या, भावावेश में आ गए कि मैं जोश में आ रहा हूं, निडरता दिखाने लगे, उछल के जा कूदने के क्रम में नीचे चल के खत्म हो गए। बोलो, जोश में आ गए। बहुत लोग जोश में आके कदम उठाते हैं ना, और अपने लिए कठिनाई पैदा करते हैं। क्यों समझा रहे हो उसको, कान में उसको समझा रहा है, क्या समझा रहे हो, कुछ है क्या। इसीलिए अरस्तु कहते हैं उदंडता और कायरता, ये दोनों जो है अति है, इसके बीच में साहस होना। कई लोग जीवन में क्या करते हैं, व्यर्थ में जान दांव पे लगा देते हैं जोश में आकर। बोलो, इससे बचना चाहिए। अरस्तु भी ऐसी बात कहते हैं, ये भी एक अति है और कायरता भी एक, बल्कि हमें साहस रखना चाहिए, ऐसा अरस्तु कहते हैं। तो कई बार लोग उदंडता पे आ जाते हैं, जोश में आ जाते हैं कि हम करके दिखाएंगे, हम ही सबसे बड़े वीर हैं, कठिनाई पैदा करते हैं, कभी प्रेम में, कभी ऐसी चीजों में। ये सुनो, तो ये संवेगात्मक बुद्धि वाला व्यक्ति कंट्रोल्ड हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, लिख लिया है क्या था, आत्म नियमन, सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है वो अपने संवेगों को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, भाव विह्वल होके कदम नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं कि क्रोध में कोई कदम उठा ले, क्रोध आएगा भी तो उसको कंट्रोल कर लेगा। ये सुनो, अगर प्रेम भी विह्वल हो रहा है उसको भी क्या करेगा, दिमाग से कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी चीजों को ठीक करते हो। क्लियर, ये होना चाहिए, तभी जीवन सफल होगा। नेक्स्ट, तीसरा, आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन। देखो, ये आप सबके भीतर ये होना चाहिए, जितने आप सारे लोग तैयारी कर रहे हो, कौन सी क्वालिटी, भली वाली भी होनी चाहिए। आप अपनी कमियों को जानो, अच्छाइयों को जानो कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। आपको मान लो कई ऐसे लोग हैं कि एक दिन वो किसी अलग ऐसी जगह चले गए, बाद में पता 10 दिनों तक पढ़ाई नहीं हो रही है, और कई लोग प्रतिदिन जाएंगे और उसके बावजूद भी कमरे पे आके पढ़ लेंगे। तो सबका अलग अलग संदर्भ होता है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आपको अपना जानना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, मेरा वीक पॉइंट, इसका मतलब आप अवेयर हो। बोलो, सबको आप सबको देखकर नहीं चल सकते हो। कोई व्यक्ति हो सकता है कि वो घूमता भी हो, फिरता भी हो, फूंक भी लेता हो और आईएएस भी बन जाता हो, संभव है। बोलो, उसका अपना पॉइंट है। आप अपने को देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपका वीक पॉइंट क्या है। सबका एक समान स्ट्रॉन्ग और वीक थोड़ा ही होता है। बोलो यस और नो। और आपको अपने स्ट्रॉन्ग और वीक को देखकर अपने को आगे बढ़ना, चिंतन में चले गए हो।
बोलो, इसको हम बोलेंगे आत्म जागरूकता। आपको आत्म जागरूक होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है, मेरा वीक पॉइंट। वीक पॉइंट में क्यों ज्यादा आगे बढ़ रहे हो, फिर तो कठिनाई पैदा करोगे। दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। बोलो, आपको अपने को रेगुलेट करना चाहिए, बजाय कि भावावेश में आकर। कई बार लोग इतने खुश हो जाते हैं, कोई आता है उनको चढ़ा देता है कि आपके रहते ऐसी चीजें हो रही हैं, आप एकदम ऊपर उठना शुरू कर देते हो, फिर जोश में आ जाते हो। आपको इतना उसने खुश कर दिया, आप कहते हो कि तुम्हारे लिए मैं लड़ूंगा। वो तो चाहता ही है कि आप लड़ो। वो किनारे हो गया, लड़ाई अब आपसे शुरू हो गई। तो अगर संवेगात्मक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो तुरंत आप पकड़ लोगे कि देखो ये हमें बलि का बकरा बना रहा है। बोलो, तो और जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा ना, दूसरे को इमोशनल कर देगा। देखिए मैं आपके साथ रहता हूं, उसके बावजूद भी सामने वाला आपको भाव नहीं दे रहा है, मुझे वो उल्टा बोला है। मुझे बोला है इसका मतलब आपको बोला है। अब सामने वाला जोश में, क्रोध में मुझे बोला है, मैं इसको निपटाता हूं, हो गया काम। अरे बोलो, ऐसा होता है, ध्यान देना। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। बोलो ये सुनो, आप पूरा महाभारत पढ़ोगे तो इमोशनल इंटेलिजेंस का जबरदस्त गेम है, अलग स्तर पे गेम है। उसमें आप देखो कुछ कई ऐसी घटनाक्रम हैं, आपको समझना चाहिए, उससे फायदा उठाना चाहिए। कोई एक कुख्यात व्यक्ति पड़ा हुआ है श्री कृष्ण के पीछे, भगवान श्री कृष्ण के पीछे है, बहुत बड़ा वो अलग टाइप का आदमी, राक्षस है, पीछे पड़ा हुआ है। घटनाक्रम से समझो। अब पता चलता है कि अगर सीधे टकराएंगे तो कठिनाई पैदा कर सकता है। वो चुपचाप पीछे जाके एक ऋषि के पीछे जाकर छुप जाते हैं। सामने वाला आता है, जोश में घमंड में था, अहंकार था। सामने वाले को कहता है छुपा के वो रखे हो, बाहर निकालो, उन्हीं से टकरा जाता है। आंखें खोलते हैं, सामने वाला भस्म। पीछे से आकर माफी मांग लेते हैं कि भाई गलती होगी, मैं आपके पीछे आके छुप गया था। उनको पता था कि ये आंखें खोलेंगे तो, और सामने वाला आते ही जोश में था, अहंकार में था। कई बार कोई, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि आपका पाला कुछ ऐसे लोगों से पड़ जाए जो आपको कुछ ज्यादा परेशान कर रहे हो। भूपटल वीरों से खाली नहीं है, उनका भी कोई ना कोई इलाज कर ही देगा। तो आपको उसको ध्यान करना चाहिए, जो उनका भी इलाज। बोलो, बोलो यस और नो। ऐसी चीजें खूब होती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस वाला आदमी कुछ ना कुछ उपाय ढूंढता है, समझ में आया? नहीं तो भयभीत होकर कहीं अपना रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, आत्मविप्रेरणा। देखो कभी कभी बैठे, अब तैयारी ठीक चल रही है, कभी कभी आपका जो है ना मोटिवेशन लेवल डाउन हो जाता होगा, लगता है कि इतना गंदा रिजल्ट है, पता नहीं क्या होगा। इस बात की दशा ठीक से देख लोगे तो और कठिनाई होगी। पता था कि फ्रेश सिलेक्शन कितना है, मान लो 45 के आसपास हुए होंगे, तो 45 में तो 15-16 हुए हैं जिन्होंने इंटरव्यू केवल हिंदी में दिया था। ठीक से देखोगे तो 30-32 होंगे। 30-32 में 15-16 वे होंगे जो पिछले साल हुए, इस बार भी हुए। पूरे इंडिया से कितने लोग हुए? 15-17 हुए होंगे, 20 के आसपास। फ्रेश सिलेक्शन कितने होंगे? बोलो, फ्रेश सिलेक्शन कितने हैं? जो फर्स्ट टाइम सेलेक्ट हुए, जो हुए हैं उसमें ठीक ठीक संख्या में वे लोग हैं जो पिछले साल हुए थे, इस साल फिर हो गए। तो पूरे इंडिया से सिलेक्शन कितना हुआ है? बोलो। और कई लोगों के पास कोचिंग में 20,000 लोग हैं। दिक्कत यह है 20,000 पिछले साल भी थे, और पिछले साल सारे सेंटर को मिला दो, कई सारे ऐसे लोग हैं ना जिनके पास 30-30 हजार लोग पढ़ रहे हैं, और ऑनलाइन जो पढ़ रहे हैं वो अलग है। और 2.5 लाख वाले की बात मैं बता रहा हूं, दशा क्या है। ये लागू होता है उन लोगों के ऊपर। आपको समझना चाहिए कि हजारों लोगों में से एक आदमी नहीं है। मान लो कहीं से 1,000 का बैच निकल के जा रहा है, बोलो, तो 1,000 में एक भी आदमी नहीं है जो फाइनली कहीं पे जाके सेट हो रहा है। मतलब सबके सब साफ है। बोलो, ये फैक्ट है ना। जब आप देखते हो करीब से कि भाई 5 साल से लाखों लोगों को पढ़ाया जा चुका है, 1 लाख लोगों को पढ़ा दिया किसी एक कोचिंग ने, और उस 1 लाख में ये दशा है।
इसका मतलब कुछ तो कुछ गलत हो रहा है। इतना भी हिंदी मीडियम थोड़ी ही कमजोर है। मैंने कई बार अलग मंचों पे भी बोला है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कोचिंग में नहीं जाते, ये 2.5 लाख 3 लाख नहीं देते, अपने ऊपर विश्वास करते और चुन चुन कर अलग अलग लोगों से पढ़ लेते, तो आज के डेट में आईएएस रहते, समर्पित हो गए, फुल फ्लेज में जाके सरेंडर कर दिया किसी कोचिंग में, पूर्ण विश्वास कर लिया और यहीं पर उनको चोट लगी है। अब वो वैसे बच्चों से कभी बात करोगे ना जिनका बैकग्राउंड ठीक था, एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था, और वो जाके पता चला 3-4 साल में तो मोरल डाउन हो जाता है, कहीं के नहीं है आज के डेट में। चले थे तो उत्साह खूब था, अगर उनको ठीक से पढ़ा दिया गया रहता तो रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाता, निसंदेह अच्छा होता। बोलो, क्योंकि एक तेज तर्रार ग्रुप वहां चला गया था जो डिजर्व करता था बनना। बोलो यस और नो, ये भी तो एक मायने करता है कौन सा ग्रुप कहां पढ़ रहा है। तो एक इलीट ग्रुप पहुंचा और उस इलीट ग्रुप के साथ ट्रीटमेंट हो गया अलग दिशा में। बोलो 24 महीना 26 महीने तक क्लास लिए, सब बंडल ऑफ नोट्स हो गए, कई सारे रैक भर गए, 5-5 रैक उनका भर गया, तनाव शुरू कि कैसे इतनी चीजों को पचा पाएगा। और यहीं से कठिनाई है, आज की डेट में हिंदी मीडियम वालों के पास ज्यादा सामग्री पहुंच गई है, उतनी जरूरत नहीं है, ये दिमाग में रख लेना, उतना नहीं पढ़ना है, लोगों ने भर दिया है, कई सारे रैक भर देते हैं लोग 2 साल में, सामने वाला रैक देख देख कर तनाव में आ जाता है, उसका मोराल क्या हो गया। 6-6 रैक 7-7 रैक लोगों ने कमरे में लगा रखा है, लगाया है कि नहीं। जिसके कमरे में 7 रैक लगा होगा, बिना मिले बोल के आ सकते हो कि 5 साल लड़ेंगे ये पंचवर्षीय कार्यक्रम, ये 1 साल में इनका सिलेक्शन होना कठिन काम है, भारी कठिन है, ऐसे बिना मिले लिख के आ सकते हो। समझ में आया। बोलो, तो कभी जो आईएएस बन गया ना उसके भी कमरे पे जाके देखो, और कभी इस टाइप के लोगों के भी कमरे को देखो, तो आपको दिमाग खुलेगा कि क्या वस्तु स्थिति है। बहुत सारे ग्रंथों का जाल पैदा करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये दिमाग में रखना। इतना भी नहीं पढ़ना है, हिंदी वाले कुछ ज्यादा ही रिसर्च करने पे तुले हुए हैं। दशा क्या हो गई है। बोलो दशा खराब है कि नहीं है। दुख तो अपने को भी होता है, ये इसके कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे कारण हैं, उसमें से एक प्रधान कारण ऐसे लोग हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट वैसे बच्चों को ठीक से नहीं किया, वो तनाव की स्थिति में आ गए। अच्छा लॉट पहुंचा हुआ था, डिजर्विंग लॉट पहुंचा हुआ था, उसके साथ ठीक से काम किया जाता तो बड़ी संख्या में लोग सिलेक्शन पाते, ये दिमाग में रखना। क्लियर। नेक्स्ट, क्या लिख लिया आपने। आपके भीतर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप अपने को समय समय पे मोटिवेट करो, कभी अकेले बैठो तो मोटिवेट करते रहो कि बन जाना है, इसी साल बन जाना है। अगर जिसके भीतर सेल्फ मोटिवेशन की क्वालिटी नहीं है, तो ये जो इतना संघर्ष है ना, कंपटीशन है, वो नीचे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, उसके भीतर इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो जाएगा, हीनता का भाव पैदा हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को मोटिवेट करना चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ चैलेंजिंग नेचर, ये अवश्य होना चाहिए। कि कई बार कोई मान लो आईएएस मिला, बात कर रहे हो, लगता है कि यार इससे बढ़िया तो मैं बोल सकता हूं, इससे बढ़िया इन्होंने लिखा, इससे बढ़िया मैं लिख सकता हूं, मोटिवेट कर रहे हो अपने आप को, बजाय कि ज्यादा प्रभावित हो गए तो नीचे जाओगे। बोलो, आप अपने कंपटीटर से प्रभावित हो गए तब तो दिक्कत है, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाएगी। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। क्लियर, नोट करोगे। समस्याओं के समाधान, चुनौतियों चुनौतियों का सामना और लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आत्म अभिप्रेरणा का होना
आत्माभिप्रेरणा का होना आवश्यक है। देखो, जीवन में कई बार आपका जीवन बहुत अच्छे से चल रहा हो, कभी कभी ना जीवन में ऐसे ही निराशा आने लगती है, कभी कभी आपके अंदर उदासी आ जाएगी। सब कुछ ठीक है, पढ़ाई भी ठीक है, मगर हो सकता है थोड़ा निराश हो जाओ, कभी हताशा पैदा हो जाएगी, कभी निष्क्रियता आ जाएगी आपके भीतर। संभव है, ध्यान देना, सबके भीतर आता है। कभी कभी थोड़ा अज्ञात भय, पता नहीं क्या होगा, क्योंकि हम सबका किसी का भी कोई निश्चित भविष्य नहीं है कि यही होगा। ये सुनो, वो कभी कभी क्या पैदा करता है, कभी कभी निराशा पैदा करता है। और ऐसे समय में अगर आप अपने को मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो वो जकड़ सकता है, दिमाग में रख लेना। ये साइकोलॉजी का रिसर्च भी ये बता रहा है कि अगर आप अपने को मोटिवेट नहीं कर रहे हो तो वो भय, वो हताशा, वो निराशा जगह बना लेगी। मोटिवेशन है, सेल्फ मोटिवेशन है, तो आप उसको ओवर पावर्ड कर लोगे। दिमाग में रखना सारे लोग, इज इट क्लियर? तो नोट करोगे। चुनौतियों, कठिनाइयों, दबाव आदि का सामना करते समय कई बार निराशा, हताशा, भय, उदासी, क्रोध क्रोध आदि प्रबल हो जाते हैं। कभी कभी आपको वैसे ही क्रोध आना शुरू हो जाएगा, संभव है। कभी कभी आप वैसे ही उदास हो जाओगे, कहीं कुछ हुआ नहीं है मगर चेहरे पे थोड़ी बहुत उदासी है। कभी कभी आप निष्क्रिय टाइप से चलोगे, बहुत एक्टिव नहीं हो, लगता है शिथिल हो गए हो। ऐसा संभव है। कई बार चुनौतियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, जैसे अभी युद्ध हो रहा था, कई लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो गया। बोलो, आदि प्रबल हो जाते हैं। नोट करोगे, ऐसी स्थिति में भावनाओं एवं परिस्थितियों से वशीभूत होकर प्रतिक्रिया करना, वशीभूत होकर प्रतिक्रिया करने या संतुलन खोने की बजाय स्वयं को अभिप्रेरित करता है। स्वयं को अभिप्रेरित करता है। कौन करेगा? जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी वह स्वयं को क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। क्या करेगा? मोटिवेट करेगा। बोलो, मोटिवेट करेगा। वह सकारात्मक सोच के साथ, वह सकारात्मक सोच के साथ समस्याओं का समुचित निस्तारण करने का प्रयास करता है। निस्तारण करने का प्रयास करता है। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत अच्छी क्वालिटी है। दो चीजों को आप सारे लोग प्रयास करके डेवलप करो। एक सेल्फ चैलेंजिंग नेचर, कौन सा नेचर? और दूसरा सेल्फ मोटिवेशन। ये दोनों चीजें होनी चाहिए। चैलेंज दुनिया को मत दो, अपने आप को दो कि बन जाना है, बन के दिखा देना है। 10 लोगों से घूमते हुए मत बोलो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं। बोलो नहीं तो आपकी आग अपनी ठंडी हो जाएगी। अपने को चैलेंज दो कि इसको शाम तक निपटा देंगे, इस पार्ट को 3 दिन के अंदर निपटा देंगे, ये पार्ट इस महीने के अंदर तक हो जाना चाहिए। चैलेंज दे दो अपने आप को।
बोलो। और मोटिवेट कर रहे हो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भय किसको नहीं है जीवन में? बोलो, है कि नहीं है? अनिश्चितता है जीवन में, तो थोड़ा सा भय, आदमी की चिंता होती है, कभी कभी दबाव में आता है आदमी। दबाव से कैसे उबरोगे? तो कई लोग दबाव से उबरने के लिए पैग लगाते हैं, फूंकते हैं। देखो, खुश हो गया सुनते हैं। बोलो कि याद दिला दिए सही समय पे, खुश है। अरे बोलो, आप सही तरीके से उबर सकते हो, कोई कठिनाई नहीं है। क्लियर है? बोलो क्लियर। कोई प्रश्न है तो पूछ लो। कल की क्लास कैसे करेंगे? तो दो और पक्षों को नोट करके कंप्लीट कर लेते हैं, 5 है ना। दो पक्षों को आज कर लेते हैं और कल तब ना इसको अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कल की क्लास सीसेट रखूंगा, उसमें यही सवाल दिखाएंगे, आंसर पढ़ के मत आना। क्लियर? आंसर नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं कि मैं बोलूं और देख कर आए हो तो कठिनाई पैदा करोगे। यहीं पे पढ़ेंगे, यहीं पे उत्तर निकालेंगे। क्लियर है? खुले दिमाग से बैठना है, क्योंकि जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो 3 दिन के बाद आजमा लोगे। क्योंकि मेरे लिए भी वो बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, बहुत सतर्क होकर उस क्लास को लेना होता है, क्योंकि सीधा वेरिफिकेशन है। सत्यापित करोगे, वेरीफाई करोगे कि हमारी बातें किस हद तक सही हैं। बोलो, इतना चैलेंज लेना आसान नहीं होता है। मेरा उस पर विशेष काम है, हमने बहुत करीब से उन चीज़ों को देखा है, और कई वर्षों तक, पीछे 2-3 सालों से ऐसा अवसर नहीं मिला। नहीं तो मेरा मानना है कि सीसेट बहुत टफ स्थिति नहीं है। थोड़ा ट्रिक्स और टेक्निक्स अगर ठीक से आप लैस हो तो 14-15 का तो सीसेट ऐसा है, उसके कंप्रीहेंशन के सवाल, कि आपको ताज्जुब होगा कि 14-15 तो अब अभी ही हिट कर दोगे। मतलब दो, अगर 5-6 घंटा पढ़ लो तो उसके 27 सवाल, 28 सवाल लगभग कंप्रीहेंशन के हैं। तो 28 में से 20-22 तो वहीं से हो जाएगा। 100% सही होने की गारंटी नहीं। बोलो, मगर 20 प्लस में हो जाए इधर में और 4-5 गलत भी हो जाए तो 18 तो आपका सही है। 18 इधर में है और 27 पे हो रहा है। टोटल में से 15 और अगर सही कर लेते हो तो बहुत है। बोलो, सारे प्रश्नों को सॉल्व करना थोड़ी जरूरी है। बोलो, 27 अगर 100% करेक्ट हो जाए तो हो जाता है ना। तो बोलो यस और नो। आप 35 सही कर लो, टोटल आप अगर मान लो 50 के आसपास हिट कर रहे हो, सारे 80 का 80 बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है। बोलो, क्वालिफाई करना है। टॉपर भी सामान्यतः नहीं बनाते, वो भी कुछ चीजों को छोड़ देते हैं कि व्यर्थ में क्यों रिस्क लिया जाए। तो हम लोग केवल 27 सवालों का वो जो लॉट है, कौन सा, कंप्रीहेंशन, समझ आधारित सवाल, उसको देखने का प्रयास करें। अभी नोट करते हैं चौथा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? चौथा पॉइंट, सामाजिक दक्षता। सामाजिक दक्षता। संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति सामाजिक रूप से दक्ष होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि से युक्त व्यक्ति सामाजिक रूप से दक्ष होते हैं। वे दूसरों के संवेगों, पसंद नापसंद, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को देखकर, व्यवहार एवं दृष्टिकोण को देखकर आचरण करते हैं। किसी घटना या मुद्दे के संदर्भ में, किसी घटना या मुद्दे के संदर्भ में दूसरों की भावनाएं क्या हैं,
कोमा देके, दूसरों की भावनाएं क्या हैं, वे क्या सोच रहे हैं, इसको ध्यान में रखकर कार्य करता है। ये जो सामाजिक, जिसमें सामाजिक दक्षता होती है, नोट कर लोगे, वह अपने मित्रों, सगे संबंधियों, पड़ोसियों, अधीनस्थों, अधीनस्थ, जो उसके अधीनस्थ हैं, समकक्षियों, समकक्षों, जो उसके अधीन हैं, जो उसके समकक्ष हैं, और वरिष्ठों से, जो वरिष्ठ हैं, से ठीक से संबंध का प्रबंधन करता है। लास्ट में लिख लोगे, सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों की स्थापना में, सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों की स्थापना में यह मददगार है। सौहार्दपूर्ण सामाजिक संबंधों की स्थापना में यह मददगार है। और लास्ट में लिखोगे परानुभूति, परानुभूति, सिंपैथी। ये भी 5 आयाम में एक, हम लोग परानुभूति अलग से देख चुके हैं। परानुभूति भी संवेगात्मक बुद्धि का ही एक आयाम है। जिसमें संवेगात्मक बुद्धि होगी वो दूसरे के दुख दर्द को ठीक से समझ लेगा। क्लियर? संवेगात्मक बुद्धि, ये क्या लिखा आपने? परानुभूति, नोट करोगे। परानुभूति मनुष्य की ऐसी योग्यता है या ऐसा गुण है जिससे वह दूसरों की कठिनाइयों, आवश्यकताओं, दूसरों की कठिनाइयों में आवश्यकताओं को समझता है और उसकी गहनता को महसूस करता है, और उसकी गहनता को महसूस करता है। इस क्रम में वह, इस क्रम में वह दूसरों के विचारों को, दूसरों के विचारों को तन्मयता के साथ सुनता है, दूसरों के विचारों को ध्यान पूर्वक सुनता है, तन्मयता के साथ सुनता है, और अपनी संवेदनशीलता को प्रकट करता है। नोट कर लोगे, व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ सामाजिक संबंधों की स्थापना में, सकारात्मक सामाजिक संबंधों की स्थापना में
पदानुभूति सहायक है, पदानुभूति सहायक है। क्लियर है? इसको देख लोगे पांचों को, और कल प्रयास करेंगे कि हम लोग 2023 और 24 के टोटल लगभग 54 सवाल हैं, 27 के आसपास का स्लॉट है। अपने को एक बार की आजमाने का प्रयास करेंगे, पढ़ के नहीं आना है, दिमाग में डालना। ऐसा नहीं कि उत्तर देख लो यहां बताओगे तो मैं अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर दूंगा, ध्यान रखना। वो भी मुझे पता है, कई सब होशियार बनते हैं, पढ़ लेंगे और जताएंगे कि यहीं पे मैं उत्तर निकाल रहा हूं, तो वो होशियारी नहीं। एकदम खुले दिमाग से पढ़ना, अपना दिमाग लगा के उसी समय उत्तर निकालने का प्रयास करना है। क्लियर है? तो कल का क्लास थोड़ा अलग हटके होगा, ये दिमाग में रखना है। 2 घंटे के आसपास की क्लास, 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास रखेंगे। 3 बजे शुरुआत कर लेंगे। कितने बजे? अभी कितने बजे चलती है? 3 बजे कर लेते हैं, ठीक है? कल तो कोई क्लास तो है नहीं, तो कल 3 बजे से क्लास अपनी रहेगी। क्लियर है? 3 से 5:30 6 भी हो सकता है, तो उस पार्ट्स को हम लोग कंप्लीट, ध्यान रखना है। आजमाना 3 दिन के बाद है। क्लियर? थैंक यू।